अपील एंड रिवीजन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। यस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सीधा आते मेन चार्ट पे, वहीं से लिंक करते हैं इसको। मेन चार्ट पे अपना है, मेन चार्ट जैसे ही अपने को पता चला, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं रिटर्न। सबसे पहले लगाते हैं रिटर्न। रिटर्न लगाने के बाद होता है उसका 100% समरी असेसमेंट 143(1) में ऑडिबल विजिबल। ठीक है, फिर डिटेल असेसमेंट के लिए या तो नहीं जाएगा या तो जाएगा। अगर जाएगा तो किसमें नोटिस आएगा, 142(1) में। इसके दो पार्ट होते हैं, 1 और 2। एक में आता है रिटर्न भरने बोलेगा, दूसरे में बोलेगा सबमिट इंफॉर्मेशन। नहीं समझ आया तो स्पेशल ऑडिट करवा लो, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर कर लो, 142(2)A 142A। उसके बाद रेगुलर असेसमेंट में चले जाओ। डायरेक्ट भी रेगुलर असेसमेंट में भी जा सकते हो, रेगुलर असेसमेंट के दौरान भी इधर आ सकते हो। हर ऑप्शन अवेलेबल है। रेगुलर असेसमेंट किसमें होता है, 143(3), लेकिन 143(3) करने से पहले 143(2) का नोटिस आ जाना चाहिए। इसको अगर नहीं पालन किया, जो भी बोला गया, अगर नहीं कंप्लाई किया और रिटर्न अगर नहीं लगाया तो बजा देंगे 144 में। डिमांड ऑर्डर आएगा, एक्सेप्ट कर रहे हो पे कर दो, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन में चले जाओ। इन फ्यूचर अगर डिपार्टमेंट को कुछ मिलता है तुम्हारे खिलाफ या नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो बात खत्म, असेसमेंट ही ओवर है। और अगर कुछ मिलता है, या तो बड़ा मिलेगा या तो छोटा मिलेगा। अगर छोटी चीजें मिलेंगी तो 147 से लेके 153 रीअसेसमेंट कर लेंगे, बड़ी चीज मिलेंगी तो सर्च एंड सीजर कर लेंगे। अब समझ आ रहा होगा बड़ा सर्च एंड सीजर क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, घर को ही जाके उखाड़ देते हैं, पूरा सब कुछ तोड़ ताड़ के कहीं से भी सारा मटेरियल निकाल लेते हैं। इसीलिए वो कोई बड़ी जब इंफॉर्मेशन होती है तभी किया जाता है। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के लिए 147 खोल लेंगे। अच्छा, ये डॉट 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 लाइन क्यों है यहाँ पे, समझ गए होगे, क्योंकि अब सर्च एंड सीजर के बाद स्ट्रेट अवे 147 होता है। तो यहां तक तो अपने कर लिए थे, अपना बाकी है अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, या तो अपील कर सकते हैं, या तो रिवीजन कर सकते हैं, या तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 154 में। आओ एक एक करके देखते हैं सब। ईओ का ऑर्डर आया, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं क्या करूंगा, या तो मैं अपील में चला जाऊंगा या तो मैं रिवीजन में चला जाऊंगा। वर्ड्स पे ध्यान दो, या तो अपील या तो रिवीजन। यानी रिवीजन में जाने के बाद अपील में जा सकते हैं क्या, नहीं। अपील में जाने के बाद रिवीजन में जा सकते हैं क्या, नहीं। या तो मतलब बता, आइदर रिवीजन चूज कर लो या तो अपील चूज कर लो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ सिनेरियो में है, कैसे क्या वो समझेंगे अभी। बस ऑन अ बेसिक नोट वी नो आइदर वी कैन गो फॉर रिवीजन और वी कैन गो फॉर अपील। अगर अपने अपील में जाते हैं, सबसे पहले अपने अपील करेंगे, तो जो फर्स्ट अथॉरिटी होती है वो होती है सीआईटी अपील। याद करो, सीआईटी अपील आईटी अथॉरिटी होती है क्या, 116 में होती है, याद करो, पढ़ाया था, हाईलाइट भी करवाया था कि बाद में काम आएगा, क्योंकि वो सीआईटी अपील जो होती है वो फर्स्ट अथॉरिटी होती है। अच्छा, सीआईटी अपील में कितने दिन के अंदर अपील करना है, 30 डेज के अंदर। सीआईटी अपील में कौन जाता है, डिपार्टमेंट या एसएससी, एसएससी जाता है, डिपार्टमेंट नहीं जाता है। ठीक है, एसएससी जाएगा। सीआईटी अपील का जब ऑर्डर आ जाएगा और वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं किसके पास चला जाऊंगा, आईटैट के पास। यहाँ पे डिपार्टमेंट भी जा सकता है, एसएससी भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है, एसएससी भी जा सकता है। 60 डेज के अंदर जाएगा। 60 डेज कैसे आया, 30 का डबल क्या होता है, 60, इधर डबल कर देने का, 60 डेज। हाई कोर्ट में तुम कब जा सकते हो पता है ना, जब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। याद करो, पढ़ा था जीएसटी में, वही सेम चीज है यहाँ पे। अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट में जाने का टाइम मल्टीप्लाई बाई 2, 120 डेज, 120 दिन के अंदर चले जाना, यहां से 120 दिन के अंदर। ठीक है, और हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट देगा कि ये केस फिट है फॉर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा अथॉरिटी है, उनके पास बहुत सारे मैटर है। अगर हाई कोर्ट ऐसा बोलेगा, सर्टिफाई करेगा कि ये जो केस है ये फिट है फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो ही तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई 2 मत करना, सिर्फ 90 डेज है यहाँ पे। ठीक है, 90 दिन के अंदर जाना है। अपने क्या कर रहे, अपने कर रहे अपील। अपील में कब जाते हैं, जब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ऑर्डर, ऑर्डर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं चला जाऊंगा अपील में, सीआईटी अपील के पास जाऊंगा 30 दिन के अंदर, फर्स्ट अथॉरिटी वही है। सीआईटी अपील के बाद जाऊंगा आईटैट के पास 60 डेज के अंदर। 60 डेज कहां से काउंट करना है, जिस सीआईटी अपील का जब ऑर्डर आया वहां से 60 डेज। ओके, फिर हाई कोर्ट के पास जाऊंगा 120 डेज के अंदर, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी। हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई कर देगा कि इसका केस सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट है तो अपने सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं।
90 दिन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं आया तो कहाँ जाएंगे? घर। तब चले जाना तुम घर, उसके बाद और कहीं नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके इसको समझते हैं। सब आ जाओ पेज नंबर 175। अपील। अपील का फर्स्ट अथॉरिटी कौन है? सीआईटी अपील। तो सीआईटी अपील एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है क्या? यस, इट इज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एज पर 116। अच्छा, एक और चीज याद करो, 119 में क्या पढ़ा था? सीबीडीटी कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स रिलेटेड टू सीआईटी अपील। मतलब सीआईटी अपील दो इज इनकम टैक्स अथॉरिटी बट इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और नाम में ही लिखा है सीआईटी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, यानी अपील के लिए है ये। कितने दिन के अंदर जाना है? 30 डेज के अंदर जाना है। ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर। अब किस किस चीज के लिए जा सकते हैं ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर के लिए जा सकते हैं, इंटीमेशन के लिए जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, पेनल्टी ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। किस ऑर्डर के लिए जा सकते हैं? असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर के सेक्शन जल्दी बताओ कौन से होते हैं? 143(3), 144, 147 और ये 153। ये अभी भी एक्ट में लिखा है पर ये सेक्शन अभी हट चुका है, पर एक्ट में लिखा हुआ है, आएगा नहीं एग्जाम में क्योंकि हट चुका है। 153 है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पुराने केसेस जो 153 में वो तो अभी एग्जिस्ट करते हैं ना, वो तो खत्म नहीं हुए, वो तो अपील कर ही सकते हैं। तो क्या बोलता है? 30 दिन के अंदर जाना है, ऑर्डर से, इंटीमेशन से, रेक्टिफिकेशन से या तुम्हारा पेनल्टी ऑर्डर से। 30 दिन के अंदर कहां से? या तो ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर या इंटीमेशन या रेक्टिफिकेशन या ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर कितने सेक्शन में आते हैं? 143(3) रेगुलर असेसमेंट, 144 बजा, 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट वाला, 153 लंदन का नीति। अब इंटीमेशन देखो क्या क्या होता है, ये तो पता ही है अपने को, 143(1) इनकम टैक्स का। ठीक है, 200A 206 सीबी। 200A होता है टीडीएस का इंटीमेशन, 206 सीबी होता है टीसीएस का इंटीमेशन। तो 200A 206 सीबी लर्न करना, हाँ लर्न कर रहा है अभी। 154 सेक्शन जब पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन तो उसमें भी आएगा ये। तो कौन कौन सा ऑर्डर? 143(3), 144, 147 इंटीमेशन, 153(1) 200A टीडीएस का इंटीमेशन, 206 सीबी टीसीएस का इंटीमेशन। फिर रेक्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं 154 में जो रेक्टिफिकेशन होता है उसमें भी जा सकते हैं, या एओ ने कोई पेनल्टी अपने पे लगाई है तो उस पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ भी जाया जा सकता है। देखो उसमें रिवीजन वर्ड लिखा है क्या? रिवीजन ऑर्डर के लिए अपील कर सकता है ऐसा लिखा है क्या? तो मतलब वही बात है, या तो रिवीजन ले लो या तो अपील ले लो, रिवीजन के बाद अपील पे नहीं आ पाओगे एक्सेप्ट इन सम सिनेरियो। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। 30 दिन में जाना है, 30 दिन में जाना है, ऑर्डर के जाना है, इंटीमेशन के जाना है, पेनल्टी ऑर्डर के लिए जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, 4 चीज के लिए जा सकते हैं, राइट। जाएंगे किस फॉर्म में? तो फॉर्म नंबर है 35। फॉर्म नंबर है 35। टोटल 4 चीज लेके जाना पड़ेगा तुमको। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, कॉपी ऑफ ऑर्डर और फीस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, कॉपी ऑफ ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ फीस। इन चारों चीजों को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। ठीक है, इन चारों चीजों को क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो आगे जब आएगा ना तो वापस ये 3 चीज नहीं बोलूंगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील बोलूंगा। समझ जाना है कि ये 4 चीजों की बात कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ फैक्ट, कॉपी ऑफ ऑर्डर और फाइलिंग फीस। जब अपने सीआईटी अपील के पास जाएंगे तो इसको डुप्लीकेट में जमा करना पड़ता है। ठीक है, सीआईटी अपील का जो जजमेंट है वो कब तक आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 ईयर के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड। दिस इज जस्ट एन एडवाइजरी टाइम लिमिट। ऑब्वियसली से ज्यादा भी लग सकता है। एडवाइजरी टाइम लिमिट है 1 साल। 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड। जिस साल अपील फाइल किया उसके 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। एडवाइजरी है, जरूरी नहीं है कि आ जाएगा। अच्छा, आपने ये तो पढ़े, अपने एक चीज और पढ़ेंगे अभी कि किस चीज के लिए अपील नहीं कर सकते। एग्जाम का एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तुम इधर क्या कर रहे हो यार? चलो, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन बन सकता है, किस चीज के लिए अपील नहीं कर सकते। 34ABC याद है? 234ABC किसका है? याद करो, एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट 1% वाला। उसके लिए तुम ऑर्डर, उसके खिलाफ तुम अपील नहीं कर सकते हो।
आईटीएससी के ऑर्डर के लिए तुम अपील नहीं कर सकते हो, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, जैसे सेटलमेंट करवाता मांडवाली करवाता है ये, तो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर के लिए तुम नहीं जा सकते हो। याद करो, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। 264 कौन सा है देखो, रिवीजन ऑर्डर, रिवीजन ऑर्डर के लिए अपील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ आईटैट व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अच्छा ये आईटैट के लिए है, ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, इसको काट दो, ठीक। अभी सिर्फ ये 4 ऑर्डर देखेंगे। कौन से 4 ऑर्डर के लिए नहीं जा सकते? 234 ए बी सी के लिए नहीं जा पाएंगे, आईटीएससी के लिए नहीं जा पाएंगे, एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा पाएंगे, रिवीजन ऑर्डर के लिए नहीं जा पाएंगे। सॉरी, 234 ए बी सी, आईटीएससी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर, और 264 रिवीजन ऑर्डर के लिए नहीं जाते। देखो, एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है क्या सीआईटी अपील? असेसिंग ऑफिसर ने तुम्हारा असेसमेंट किया, उस तुमने जो जो एविडेंस दिया ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल एविडेंस तुम दे सकते हो क्या? हाँ, लेकिन आंसर में सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे? नो, एडिशनल एविडेंस इज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सीआईटी अपील अनलेस, अनलेस एज पर रूल 43B ये सारी कंडीशन हो तो फर्स्ट आंसर इज नो। But however, if these 4 conditions are there, then additional evidence can be accepted. First answer should be no, नहीं accept कर सकते हैं, but अगर ये 4 condition है तो accept कर सकते हैं। Where assessing officer has received, where assessing officer has refused to admit evidence which ought to be admitted, ठीक है, असेसमेंट चल रहा है, हम एविडेंस लेके गए, हम बोले अरे सुनिए, बोल रहा नहीं, अरे सुनिए तो नहीं, नहीं नहीं सुनना, नहीं सुनेंगे, अरे सुनिए ये एविडेंस जरूरी है, नहीं 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 नहीं, सीधा ऑर्डर पास कर दिया, तो फिर वो वाला एविडेंस को हम ले जाके दे सकते हैं सीआईटी अपील को। Where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by assessing officer, ठीक है, हुआ क्या, वो मेरे को बोला कि क्रेडिटर्स का डिटेल्स ला के दो, तो मैंने अपने सारे क्रेडिटर्स लोग को मेल सेंड कर दिया, फॉलो अप भी किया, कुछ भेजवाए कुछ नहीं भेजवाए, तब तक असेसमेंट हो गया, क्योंकि असेसमेंट का तो टाइम लिमिट है, 9 मंथ्स के अंदर हो जाना है, तो वो असेसमेंट कर दिया। बाद में जब हम अपील में जा रहे थे तब कुछ क्रेडिटर्स का मेरे पास आ गया कि हाँ ये मैच कर रहा है बैलेंस, तो वो वाला हम कर सकते हैं क्या सीआईटी अपील के पास? एडमिट करवा सकते हैं, हाँ जी करवा सकते हैं, वो एडमिट होगा। क्यों? बिकॉज आई वॉज प्रिवेंटेड बाई सफिशियंट कॉज, मेरा तो कोई गलती नहीं था ना, वो देगा तभी तो हम सबमिट करेंगे ना, जब वो दिया ही नहीं तो हम सबमिट कैसे कर सकते हैं? फिर वो जब भी देगा तब सबमिट कर देंगे अपील के दौरान। Where appellant was prevented by sufficient cause from producing before the assessing officer any evidence which is relevant to the ground of appeal, ठीक है, एविडेंस आ रहा था, मेरा एविडेंस था नवीन, नवीन आ रहा था कार में, आते आते अचानक से मारुति 800 आया, नवीन गायब, एविडेंस गायब, बाद में एविडेंस मिला, तो बाद में नवीन को पेश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पेश कर सकते, एडमिट हो जाएगा क्योंकि सफिशिएंट कॉज था। Where the assessing officer has made the order appealed against without giving opportunity to मतलब मेरे को एविडेंस लाने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया और तुरंत पास कर दिया ऑर्डर, ठीक है, तो ये 4 सिनेरियो में एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर शुड बी नो, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर ये 4 चीजें हैं तो कर सकते हैं। नो एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस कमिश्नर अपील रिकॉर्ड्स इन रीजन द राइटिंग फॉर द सेम, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग, कहाँ खोज रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोग को पेज नंबर 277 में क्वेश्चनर के, ठीक है। नो एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस कमिश्नर अपील रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर इट्स एडमिशन, रिकॉर्ड करके तुमको रखना पड़ेगा। रूल नंबर क्या है? 46A, रूल नंबर 46 है, चाहो तो लर्न कर सकते हो, बेटर रहेगा अगर चाहो तो। ठीक है, ये लाइन यहाँ लिख लो, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्या है, जब रिवीजन करेंगे तब। देखो रिवीजन का टाइम लिमिट है 1 ईयर, ठीक है, 264 का रिवीजन का टाइम लिमिट है 1 ईयर, तो अपने स्टार्टिंग में क्या पड़े, या तो अपील कर लो या तो रिवीजन कर लो, तो अपील का टाइम लिमिट है 30 डेज,
अगर 30 डेज ओवर हो जाएगा तो फिर तुम रिवीजन कर सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि रिवीजन का टाइम लिमिट क्या है? 1 साल। ठीक है, तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि 264 डेड एंड होता है, उसके बाद अपील नहीं कर सकते हैं अपने, डेड एंड, तो उसको हम लोग ट्राई करते हैं नहीं फॉलो करने। आप लोग के ऑफिस में कभी भी 264 नहीं किया होगा, हमेशा अपील ही किया होगा, सीआईटी वाला। ठीक है, तुम लोग करना, जब तुम लोग का फाइल खुलेगा तो सबके सब क्या करोगे? सीआईटी अपील, 264 मत करना। पेज नंबर 175। ओके, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे सीआईटी अपील। सीआईटी अपील अपने कर रहे थे तो अपने को पता चला 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है, 30 दिन के अंदर अप्लाई करेंगे, लेकिन किसके लिए? ऑर्डर के लिए, इंटीमेशन के लिए, 154 रेक्टिफिकेशन के लिए, पेनल्टी ऑर्डर के लिए। असेसमेंट ऑर्डर किस में आता है? 143(3), 147, 144। इंटीमेशन 143(1), 200 ए, 206 सीबी, 200 ए टीडीएस का इंटीमेशन, 206 सीबी टीसीएस का इंटीमेशन। रेक्टिफिकेशन 154, ये अपने अभी करेंगे थोड़ी देर में। पेनल्टी ऑर्डर, इन सब चीजों के लिए 30 दिन के अंदर हम अप्लाई कर देंगे रिवीजन के लिए, सॉरी अपील के लिए। फॉर्म 35 में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, कॉपी ऑफ ऑर्डर, फाइलिंग फीस, ये चारों चीजों को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये डुप्लीकेट में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जजमेंट कितने दिन के अंदर आ जाएगा? 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। एडिशनल एविडेंस एडमिट करेंगे? जनरली द आंसर इज नो, हाउएवर एज पर रूल 46B अगर ये सारी कंडीशन है, 4 कंडीशन, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग तुम लोग को बताता हूँ, यही सेम आंसर ट्रांसफर प्राइसिंग वाले अपील के लिए भी है, ठीक है। एडवांस जीएसटी में भी है, मतलब कहीं पे भी अपील अगर आ रहा है और एडिशनल एविडेंस है तो उसमें ये चारों आंसर ही तुम डाल सकते हो। बस असेसिंग ऑफिसर की जगह वहां पे प्रॉपर ऑफिसर हो जाएगा जीएसटी में, बाकी यहाँ असेसिंग ऑफिसर रहेगा। बाकी एकदम सिंपल है, जो वहां पे है वही चीज यहाँ पे रहेगा। देख लेना, पढ़ लेना, सेम है, दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, तो कोई भी एक जगह लर्न कर लोगे तो चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक नाम से ही पता चल रहा है, अभी पढ़े नहीं है लेकिन नाम से क्या पता चल रहा है? कोई गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। कोई गलती हुई है तो उसको इतना ध्यान से कभी पढ़ा ही नहीं इसीलिए तो कम पढ़ना है ना, तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कम पढ़ना है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, 154 में रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है, पर 154 में वही अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन कर सकती है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। तो इस सीआईटी अपील है इनकम टैक्स अथॉरिटी, okay, so it can rectify its mistake in under section 154, okay. इस आईटैट ये क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल का इनकम टैक्स अथॉरिटी है नहीं, कहाँ पढ़ाता है? असेसमेंट विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग कहाँ है? एकदम ऊपर तो सीबीडीटी है, सबसे ऊपर सीबीडीटी है। आईटैट इज अ ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल इज नॉट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी। 116 में जाके देखो, आईटैट नहीं लिखा हुआ है। फिर अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी है क्या? नहीं, ऑब्वियसली यार, क्या कर रहे हो? ठीक है। अदर ग्राउंड्स ऑफ अपील, देखो ग्राउंड ऑफ अपील जाता है मेमोरेंडम के साथ, ठीक है। उसमें मैंने एक ग्राउंड नहीं मेंशन किया, ठीक है। बाद में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मेरे को अचानक से याद आया, अरे ये वाले ग्राउंड पे भी अपील कर सकते हैं, इसमें भी अपने जीत सकते हैं। तो क्या एडिशनल ग्राउंड, एडिशनल एविडेंस नहीं बोल रहा हूँ, एडिशनल ग्राउंड बोल रहा हूँ, क्या एडिशनल ग्राउंड हम लोग कर सकते हैं क्या? तो CIT appeal may at the time, any time at the hearing of the appeal, allow the appellant to go into any ground of appeal, not specified in the ground of appeal, if he is satisfied that the omission on that, मतलब क्या हो गया? CIT appeal is satisfied that the ground was not, omission was not willful and unreasonable। मतलब वो ग्राउंड अगर CIT अपील को लगता है कि हाँ बेचारा गलती से भूल गया देना, तो वो क्या करेगा? वो अलाउ कर देगा ग्राउंड्स को, ठीक है। ग्राउंड्स अलग होता है, एडिशनल एविडेंस अलग होता है, ठीक है। ग्राउंड्स मतलब होता है कि इस किस मैटर पे तुमने फाइल किया है, वो मैटर को ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। अब तुमको अचानक से याद आया कि अरे डिडक्शन अंडर 10AA भी मेरे को मिलता है, उसके लिए तो मैंने फाइल ही नहीं किया, तो तुम फिर एडिशनली उसके लिए फाइल कर सकते हो। अगर उसको लगता है कि जेन्युइनली तुम भूल गए हो, गलती हुई है तुमसे, तो वो एडमिट कर लेंगे उस वाले ग्राउंड को, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। पावर ऑफ CIT अपील,
कैन नॉट, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, काफी बारीक पॉइंट है। ऑर्डर, ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्डर होता है 143(3), 144 एंड 147। उस ऑर्डर के लिए अगर तुमने अपील फाइल की है तो या तो वो कंफर्म कर देंगे असेसिंग ऑफिसर सही है, जो तूने किया सही है, या वो रिड्यूस कर देंगे असेसिंग ऑफिसर तूने जो फाइल किया है, तूने जो असेसमेंट किया है वो असेसमेंट सही नहीं है, इसका इनकम थोड़ा कम होगा, कम कर देंगे। इनहेंस, असेसिंग ऑफिसर तूने जो इनकम कैलकुलेट की है ये उससे भी ज्यादा इनकम होने वाली है, तो वो बढ़ा भी देंगे। एनल, असेसिंग ऑफिसर ये तूने क्या किया है, फालतू है, हटाओ, काट देंगे, असेसमेंट को खत्म कर देंगे। फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर सकता है क्या सीआईटी अपील, तो द आंसर इज नो। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये असेसमेंट फालतू है, जा वापस से नया करके आ। वो ऐसा क्यों नहीं बोल सकता, रीजन है इसका, रीजन क्या है पता है, हायरार्की में याद करो असेसिंग ऑफिसर का बॉस कौन है, सीसीआईटी, पीसीआईटी, सीआईटी, सीआईटी अपील उसका बॉस है क्या। ठीक, मान लो तुम एक कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा एक बॉस है और एक पार्टनर है, तो जनरली सोचना, एक्चुअल में क्या होता है वो नहीं, जनरली क्या होता है, जो दूसरा पार्टनर है वो तुमको डायरेक्ट कर सकता है क्या, जाओ ये वाला काम करो, कि सिर्फ तुम्हारा बॉस तुमको डायरेक्ट करेगा, सिर्फ तुम्हारा बॉस तुमको डायरेक्ट करेगा, तभी तो हायरार्की मेंटेन होगी। तो उसी तरह से सीआईटी अपील इज नॉट द बॉस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, इट कैन नॉट डायरेक्ट फॉर फ्रेश असेसमेंट, कि इसको हटाओ वापस असेसमेंट करो, ये नहीं बोल सकता है। वो क्या कर सकता है, या तो कंफर्म कर देगा कि भैया सही है, या तो रिड्यूस कर देगा भैया गलत है और कम करो इसकी इनकम, या तो इनहेंस कर देगा भैया गलत है इनकम बढ़ाओ, और या तो एनल कर देगा, मतलब काट के हटा देगा, जाओ ये नहीं होगा, खत्म असेसमेंट, गलत की हो तुम। फ्रेश असेसमेंट के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पेनल्टी के लिए। पेनल्टी के लिए भी जा सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ पेनल्टी के लिए अपील फाइल कर सकते हैं क्या, सीआईटी अपील में कर सकते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कंफर्म कर सकता है कि पेनल्टी सही है, कैंसिल कर सकता है सच ऑर्डर, और वेरी इट इन सच अ वे एज टू इनहेंस या रिड्यूस, रिड्यूस भी कर सकता है, इनहेंस भी कर सकता है। एनल लिखा है क्या, एनल नहीं कर सकता है, ठीक है। कैंसिल सच ऑर्डर लिखा है, ये एनल नहीं होता है, ये होता है उस ऑर्डर को हटा के बोल देगा दूसरा पेनल्टी लगाओ, ऐसा बोल सकता है वो क्या, और इनहेंस कर दो और रिड्यूस कर दो, ये उसकी बात कर रहा है। एनल मतलब होता है कि बंद करके हटा देना, कि ये गलत पेनल्टी लगी, ऐसा नहीं करेगा वो। ऐसा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो पेनल्टी लगी है वो किसी सेक्शन के तहत ही लगी होगी, और वो जो असेसिंग ऑफिसर उसने उस सेक्शन को प्रॉपरली पढ़ा होगा तभी लगाया होगा। यानी अगर तुम पेनल्टी के लिए जा रहे हो तो या तो कंफर्म होगा, या तो इनहेंस होगा, या तो रिड्यूस होगा, एनल नहीं होगा, ठीक है, एनल नहीं होगा। बाकी सब केस में एज डीम फिट, एज ही डीम फिट वो वाला ऑर्डर पास कर सकता है। आपने बात कर रहे हैं पावर ऑफ सीआईटी अपील, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। वो पेनल्टी को, वो ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, एनल कर सकता है। वो पेनल्टी को कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, एनल नहीं कर सकता है। और किसी और ऑर्डर में जो चाहे कर सकता है, कैंसिल, एनल, जो जो मन जो चाहे वो कर सकता है। किसी और ऑर्डर में मतलब क्या हो गया, वो इंटीमेशन वाला केस, उसमें वो जो चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं कर सकता है, सीआईटी अपील कैन नॉट सेट असाइड एंड डायरेक्ट फ्रेश असेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट नहीं कर सकता है। कैन नॉट कैंसिल पेनल्टी ऑर्डर एंड डायरेक्ट फ्रेश लेवी ऑफ पेनल्टी, ये भी नहीं कर सकता है, ना कैंसिल नहीं कर सकता पेनल्टी ऑर्डर को, और फ्रेश लेवी भी नहीं कर सकता है पेनल्टी को, मतलब कि इसको हटाओ एक वापस से कैलकुलेट करो, ये नहीं कर पाएगा। या तो इनहेंस, या तो रिड्यूस, और या तो एक्सेप्ट, कंफर्म, ठीक है। तो पावर ऑफ सीआईटी अपील, सीआईटी अपील क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सीआईटी अपील ऑर्डर के लिए कंफर्म, रिड्यूस, इनहेंस, एनल कर सकता है। पेनल्टी के लिए सिर्फ कंफर्म, इनहेंस, रिड्यूस कर सकता है। और किसी और ऑर्डर के लिए एज ही डीम फिट, वो कैंसिल वाला काट दो, हटा दो उसको। सीआईटी अपील कैन नॉट सेट असाइड एंड डायरेक्ट फ्रेश असेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, बॉस नहीं है वो मेरा, वो नहीं कर सकता है ये चीज। सीआईटी अपील कैन नॉट कैंसिल द पेनल्टी एंड डायरेक्ट फ्रेश लेवी ऑफ पेनल्टी, ये भी नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पे खत्म होता है अपना फर्स्ट पार्ट, सीआईटी अपील। सीआईटी को अपील कर दिया, अब क्या,
सीआईटी अपील किए तो सीआईटी का ऑर्डर आएगा कितने दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच और एप्लीकेशन इज फाइल, ठीक है, अपील इज फाइल। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब क्या करूं, इधर फोकस करो, पूर्वी गोविंद, इधर 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 इधर, ठीक है। सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब क्या करूंगा, अब करूंगा मैं किसके पास जाऊंगा, आई टैट, ठीक है। ट्राइब्यूनल होता है ये, एक ट्राइब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। 60 डेज के अंदर जाऊंगा। कौन जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है, एसएससी भी जा सकता है। डिपार्टमेंट एसएससी कैसे जाएगा, याद करो, अपने क्या कर सकते थे, रिड्यूस भी तो करते हैं ना, ऑर्डर को रिड्यूस कर सकते हैं, पेनल्टी रिड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है डिपार्टमेंट को नहीं पसंद आए, गलत लगे, तो वो क्या करेगा, वो भी आई टैट के पास जा सकता है, और एसएससी तो जा ही सकता है, 60 डेज के अंदर जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, ये अपने को अच्छे से करना पड़ेगा इस चैप्टर में। अपील टू आई टैट कितने दिन के अंदर अपील करेंगे, 60 दिन के अंदर अपील करेंगे। किस लिए करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सीआईटी अपील का ऑर्डर के लिए, टीआरपी के लिए, एओ कैन नॉट फाइल अपील इन दिस मैटर। डीआरपी के लिए एओ नहीं जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट नहीं जाएगा, सिर्फ एसएससी जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन ऑर्डर अंडर 163, स्टार मार्क लगा दो, क्रॉस लिंक करेंगे थोड़ी देर में। तो 163 में जो रिवीजन ऑर्डर है उसके लिए अपील में जा सकते हैं क्या, हाँ, लेकिन आई टैट के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा, आई टैट, सीआईटी अपील के पास नहीं जाएंगे। क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे। या 144 बी है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस मेन चीज तुमको ये याद रखनी है और ये याद रखनी है, सीआईटी अपील एंड 263, 163 कुछ नहीं है, 263, ठीक है। 263 रिवीजन ऑर्डर के लिए जा सकते हैं, दो ही रिवीजन है, 264 263। अब आओ इधर, वहां पे मैम फॉर्म नंबर क्या था, सीआईटी अपील, बोलो बोलो बोलो, नहीं तो सो जाओगे, जल्दी बोलो, 35। यहाँ पे फॉर्म नंबर क्या है, 36। मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या होता है, स्टेटमेंट, ग्राउंड, फाइलिंग फीस, ये 4 चीजें होती है उसमें, और उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। वहां पे किस में जाता है, डुप्लीकेट, यहाँ पे किस में जाएगा, ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपीज में जाएगा। देखो, इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर, एक अकाउंटेंट मेंबर। जो आईटैट में मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल भी होते हैं और तुम्हारा अकाउंटेंट मेंबर भी होते हैं। जनरली कितने मेंबर्स की बेंच तुम्हारा केस हियर करेगी, जनरली 2 मेंबर्स, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए उसमें। लेकिन अगर तुम्हारा इनकम एज पर नॉट योर रिटर्न बट एज पर, ये एमसीक्यू बन सकता है, ऑर्डर ऑफ एओ, एओ के ऑर्डर के हिसाब से अगर तुम्हारा टोटल इनकम इज अप टू ₹50 लाख, तो तुम्हारा सिंगल मेंबर भी हियर कर सकते हैं केस। जनरली कितने मेंबर्स की बेंच हियर करेगी, 2, एक जुडिशियल एक अकाउंटेंट। बट अगर तुम्हारा टोटल इनकम एज पर योर आईटीआर, नो नो, एज पर द ऑर्डर ऑफ एओ इज अप टू ₹50 लाख, इन दैट सिनेरियो सिंगल मेंबर बेंच भी हियर कर सकती है तुम्हारी अपील को। डिफर, ठीक है, डिफर हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो किससे डिसाइड करेंगे, मेजोरिटी से। किससे डिसाइड करेंगे, मेजोरिटी से। डिफर हो रहा है तो मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे। पर ऐसा डिफर हुआ, मान लो 2 मेंबर बेंच है, एक बोलता है यस, एक बोलता है नो, अब बताओ क्या होगा। अब प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। किसका प्रेसिडेंट, इंडिया का नहीं यार, आईटैट का प्रेसिडेंट के पास जाएगा। आईटैट के प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो डिसाइड करेगा। एडिशनल क्लेम कर सकता है क्या आईटैट, आईटैट कुछ भी कर सकता है भाई, वो ट्राइब्यूनल है, वो कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आईटैट कर सकता है। अब एक चीज पूछूंगा, ठीक है, कैन आईटैट रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक अंडर सेक्शन 154? याद करो क्या बोला था, 154 में सिर्फ वही रेक्टिफाई कर सकते हैं जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होते हैं। वेरी गुड पांडे जी। And ITAT is not an income tax authority. So ITAT cannot rectify in section number 154. But ITAT can rectify under its own section. उनका एक अलग सेक्शन है ITAT का, उसमें वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट कभी भी क्वेश्चन में 154 में नहीं करेंगे, मतलब नो लिख देना अगर पूछे तो वो तुमसे, और अगर एमसीक्यू वगैरह बने तो याद रखना 154 में ITAT नहीं करता है, उसका एक सेपरेट सेक्शन है उनका अपना अलग, वो उसमें करते हैं। ट्राइब्यूनल डज नॉट हैव राइट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ऑन मेरिट। हाउएवर वो रिकॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर को
और रेक्टिफाई कर सकते एनी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड विद इन 6 मंथ्स। जैसे वहां पे 4 साल है, ठीक है, 154 में, बट आईटेट के लिए कितना है, सिर्फ 6 मंथ्स, क्योंकि उनका जो अपना सेक्शन है, जिस सेक्शन में वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसमें 6 मंथ्स लिखा हुआ है। और वो क्या करेंगे, रिकॉल, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉल, वापस से बुलाएंगे, मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे, वापस भेज देंगे। कौन से मिस्टेक, जो एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, देख के ही लग रहा है गलती हो गई है, 14 लाख लिखना था 4 लाख लिखा है, वो समझ में आ रहा है, तो वो 14 लाख कर देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आईटेट इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, ये वाला पॉइंट मेरे को कोई बता दो तो क्या लिखा हुआ आता है तुम लोग को, जीएसटी में पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस किस लिए जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेरी गुड, क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए जा सकते हैं। तो जो फैक्ट से रिलेटेड अपील है, लास्ट अपने कहां तक कर सकते हैं, आईटैट तक, क्योंकि आईटैट के बाद तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और वहां तो सिर्फ तभी जाएंगे जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। तो आईटैट इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। बाकी रिलेटेड टू अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ लॉ है तब हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट में जा सकते हो। स्टे ऑफ डिमांड, स्टे ऑफ डिमांड समझते हो, मान लो कि मेरे ऊपर एक केस हो, एक ऑर्डर आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं गया अपील में, सीआईटी अपील में गया, सीआईटी अपील में भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और सीआईटी अपील मेरे को बोला 1 करोड़ रुपया जमा जमा करो, मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा आईटैट में, बोला ठीक है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई वो तुम्हारा राइट है अपील में जाना, सीआईटी में जाओ, आईटैट में जाओ, जहां जाना है जाओ, मेरा प्रोसीजर क्या है, डिमांड ऑर्डर भेजूंगा, 30 दिन के अंदर पे कर देना, उसमें हमको कोई गफला नहीं चाहिए। तो डिपार्टमेंट मेरे को तो डिमांड ऑर्डर भेज देगा 1 करोड़ रुपए का, मेरे को 1 करोड़ सबमिट करना है, कैसे भी करके जमा करवाना ही करवाना है। तो अब पहले ये सेक्शन नहीं था, फिर ये सेक्शन आया जिसमें बोला स्टे ऑफ डिमांड लग सकता है। हम आईटैट के पास जाएंगे, आईटैट को बोलेंगे आईटैट भैया हम तो आपके लिए अपील फाइल करेंगे, तो हम अभी टैक्स क्यों जमा करें, हो सकता है मेरे फेवर में आ जाए। तो आईटैट बोलेगा तो क्या हुआ, तुम्हारे फेवर में आ गया तो रिफंड मिल जाएगा। तो बोले नहीं नहीं प्लीज मेरे लिए कुछ करिए। तो फाइनेंस एक्ट 20 में जाके अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जो स्टे ऑफ डिमांड तुमको मिल जाएगा अगर तुमने 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फीस पेनल्टी जमा करवा दी। यानी जैसे 1 करोड़ था, अगर मैं 20 लाख रुपए एटलीस्ट जमा करवा दूंगा डिपार्टमेंट में, तो फिर स्टे ऑफ डिमांड मिल जाएगा मेरे को। जो डिमांड मेरे लिए निकला है वो स्टे हो जाएगा कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए। अगर आईटैट का जजमेंट 180 दिन के अंदर नहीं आया और जो डिले हुआ है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आईटैट का ही जजमेंट नहीं आ पाया 180 दिन के ऊपर, तो मेरे को एडिशनल पीरियड मिल जाएगा क्या, हाँ एडिशनल मिल जाएगा, बट याद रखना ओरिजिनल 180 प्लस एक्सटेंडेड दोनों मिला के 365 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों मिला के 365 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 365 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे याद आया मेरे को जजमेंट, जजमेंट कब तक आ जाएगा, आईटैट का जनरली 4 इयर्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल, जिस साल अपील फाइल करोगे उस साल आ जाना चाहिए। एंड एज यूजुअल ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। जब सीआईटी अपील में कितना है, 1 ईयर, वेरी गुड। देखो जब भी किसी के लिए अपील फाइल होता है ना, फॉर एग्जांपल समझ लो सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने जाके आईटैट में अपील फाइल कर दी, आईटैट में मैंने अपील फाइल कर दी 60 डेज के अंदर। तो जब मैंने अपील फाइल कर दी तो डिपार्टमेंट को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका पक्ष रखने का, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो डिपार्टमेंट क्या जमा करेगा, क्रॉस ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड याद है ना, सुना है ना डायलॉग, बस वही क्रॉस ऑब्जेक्शन उसको जमा करना पड़ेगा। क्रॉस ऑब्जेक्शन वो किसमें करेगा, फॉर्म 36A, 36 था 36A में करेगा, 30 दिन के अंदर करेगा। आईटैट से उसको नोटिस जाएगा, तुमने अपील आईटैट में फाइल की, आईटैट उसको नोटिस भेजेगा कि भैया तुम्हारे लिए अपील फाइल हुई है, जवाब दो। तो वो 30 दिन के अंदर फॉर्म 36A में जवाब देगा। अच्छा अपील तुमने फाइल की, प्रॉब्लम तुमको है, ठीक है, तो तुमको क्या लग रहा है क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए फीस लेना चाहिए क्या, नहीं कोई फीस नहीं लेंगे। क्यों फीस लेंगे भाई, तो अपील जिसने फाइल की है उसका प्रॉब्लम है ना, हमको तो सिर्फ रिप्लाई करना है, रिप्लाई करने के लिए थोड़ी हम कोई फीस जमा करेंगे। तो नो फीस एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन।
हमारे अपील टू ITAT में है, 60 दिन के अंदर अपील करेंगे। CIT अपील के लिए, DRP के लिए 263 के लिए जजमेंट। जजमेंट 4 साल के अंदर आ जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड। फॉर्म 36 मेमोरेंडम ऑफ अपील में ट्रिप्लिकेट में करेंगे, फीस लर्न करने की नीड नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो काफी ज्यादा है। नॉर्मली 2 मेंबर्स के होते हैं, जुडिशियल एंड अकाउंटेंट। पर अगर मैं टोटल इनकम एज पर ITR नहीं, एज पर ऑर्डर ऑफ AO इज अप टू 50 lakhs, तो एक आदमी भी सुन लेगा भाई, छोटा मोटा आदमी, वो एक जन भी कर लेगा। अगर डिफर होता है तो मेजोरिटी होगा, अगर फिर भी इक्वली है तो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, वो जिसको वोट करेगा वो जीत जाएगा। परमिट एडिशनल क्लेम, यस, वो ट्राइब्यूनल है, वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। डज नॉट हैव राइट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ठीक है, यानी 154 में रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, बट इसका एक अपना सेक्शन है, लर्न करने की नीड नहीं, उस सेक्शन के तहत वो चाहे तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। रिकॉल करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर। दिस इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, चूंकि इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही जा सकते हैं। स्टे ऑफ डिमांड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी जमा कर दो, 180 दिन का स्टे मिल जाएगा तुमको। एडिशनल मिल सकता है क्या? हाँ, अगर मेरा गलती नहीं है, ITAT जजमेंट नहीं दे पाया, तो उस सिनेरियो में मैक्सिमम ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम फाइल करेंगे तो जो दूसरी पार्टी होगी उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम मिलेगा फॉर्म 36A में 30 दिन के अंदर, और इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। 30 दिन कहां से काउंट करने हैं? दीपांशु के बर्थडे से नहीं, किसी के बर्थडे से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ नोटिस फ्रॉम ITAT के नोटिस से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहीं से कर लो, इससे ज्यादा उसमें आता नहीं है। अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे 120 दिन के अंदर। हाई कोर्ट का भी जजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि ये केस फिट है फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तो अपने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इतना ही सफिशिएंट है, एग्जाम में से ज्यादा पूछते नहीं। अब 2 चीजें आती हैं यहाँ पे, अवॉइडिंग रिपीटेटिव अपील और मैटर पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। मान लो एक मैटर है, ठीक है, मेरा एक मैटर है और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है असेसमेंट ईयर 17-18 का। असेसमेंट ईयर 2021 में फिर से वो मैटर आ जाता है असेसमेंट के दौरान, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि देख भाई, मेरा ऑलरेडी एक तो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, सेम मैटर है, सेम सब कुछ है, तो तुम एक काम कर, अगर तुम एग्री करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन या हाई कोर्ट डिसीजन देगा वो हम मान लेंगे, और वही डिसीजन हम अपने इसमें अप्लाई कर देंगे, इस वाले असेसमेंट के लिए भी। तो अगर डिपार्टमेंट मान जाता है तो कोई अपील फाइल नहीं करेंगे, और अगर डिपार्टमेंट नहीं मानेगा तो फिर अपील फाइल करना ही पड़ेगा। क्योंकि अपील फाइल करना मतलब क्या होता है यार, पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी होता है, कितने पैसे लगते हैं, लॉयर का खर्चा, ये वो एंड, बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। तो अगर कोई भी अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ऑब्वियसली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही जा सकते हैं, और सेम मैटर इज पेंडिंग बिफोर AO, CIT अपील या ITAT of the same SSC but for another assessment year. Obviously SSC same होना चाहिए, assessment year अलग होना चाहिए। SSC shall make a declaration that if AO या CIT appeal या ITAT agree to apply the decision of High Court or Supreme Court in current case, he shall not prefer to further appeal। दोबारा अपील नहीं फाइल करेंगे, वहां पे इकट्ठा थोड़ी करना, बंच थोड़ी बनाना अपील का। AO एडमिट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब दिस इज नॉट अ कंपल्शन वाला सेक्शन, वो डिपार्टमेंट के ऊपर, अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर अपील फाइल करूंगा, और क्या, पैसे लगेंगे। एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन फेवर ऑफ SSC एंड सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस फॉर सेम SSC फॉर अदर असेसमेंट ईयर, तो CIT डायरेक्ट करेगा AO को टू मेक एप्लीकेशन टू ITAT विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ CIT अपील। That appeal on relevant case may be filed when the final decision of Supreme Court is received. AO shall take the acceptance of SSC before making application. If SSC does not give acceptance, CIT appeal may direct to file an appeal.
अभी फर्स्ट वाला जो पर्सपेक्टिव था वो अपना पर्सपेक्टिव था एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेकंड वाला डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिपार्टमेंट भी अपील फाइल नहीं करेगा अगर कोई ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट नहीं, ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए और एसएससी के फेवर में ऑब्वियसली तभी डिपार्टमेंट फाइल करेगा, और वही सेम मैटर आगे चल के किसी और असेसमेंट ईयर में आ जाता है, तो सीआईटी जो है, जो बॉस है, वो असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आईटैट के पास एप्लीकेशन फाइल कर दो 60 दिन के अंदर, कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा अगर मेरे को पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं तब अपील फाइल करूंगा, क्योंकि मैटर सेम है तो अपील फाइल करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। और फिर इसके लिए पहले हमको एसएससी का परमिशन लेना पड़ेगा, अगर एसएससी परमिशन दे देगा तो हम फाइल कर देंगे, अदरवाइज नॉर्मल अपील फाइल करेंगे। वो क्या रहा है ध्यान दो, हाई कोर्ट का जजमेंट आया एसएससी के फेवर में, ठीक है, डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट, डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, ये किसी और असेसमेंट ईयर का, मान लो 16-17 का बात चल रहा है, असेसमेंट ईयर 20-21 में वापस से वही मैटर आ गया, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास। अब डिपार्टमेंट या तो वापस से अपील फाइल करेगा और या तो वो क्या करेगा, आईटैट के पास जाएगा, आईटैट के 60 दिन के अंदर उसको बोलेगा कि देखो अभी अपील फाइल नहीं करेंगे, ठीक है, सीआईटी अपील के ऑर्डर से अभी अपील फाइल नहीं करेंगे, हम अपील कब फाइल करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तब, क्योंकि मैटर सेम है। तो वही वाला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अगर मेरे फेवर में हुआ, और अगर मेरे फेवर में नहीं हुआ तो हम अपील कर देंगे तुम्हारे पास आके। बट ये करने से पहले उसको एसएससी का परमिशन लेना पड़ेगा उस असेसमेंट ईयर के लिए। अगर एसएससी परमिशन दे देगा तो बस ये नॉर्मल एप्लीकेशन फाइल कर देगा कि अभी अपील नहीं करूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब अपील करूंगा। अगर एसएससी परमिशन नहीं देगा तो संग संग अपील कर देगा वो। ओके, फर्स्ट वाला था एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड वाला है डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों कवर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया पे उसका जुडिस्ट्रिक्शन होता है ना, इसीलिए। यहाँ पे खत्म होता है अपना अपील। समझ आया सबको, कोई डाउट है क्या है नहीं है? सीआईटी अपील 30 दिन के अंदर, उसके बाद डिपार्टमेंट एसएससी दोनों आईटैट के पास जा सकते हैं 60 दिन के अंदर। आईटैट का बिल्कुल पसंद नहीं आया तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट के पास 120 दिन के अंदर। हाई कोर्ट अगर डीम फिट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे 90 दिन के अंदर। जब अपील सीआईटी के पास करेंगे तो किसके लिए करेंगे, 143, 144, 147, 143(1), 201, 206 सीबी, 154 एंड ऑर्डर ऑफ पेनल्टी के लिए। ओके, फॉर्म 35 में करेंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ डुप्लीकेट, 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए, एडवाइजरी है। और एडिशनल एविडेंस के लिए 4 पॉइंट हर जगह सेम है। 154 में रेक्टिफाई कर सकता है। अपील टू आईटैट, आईटैट को कब अपील करेंगे, विद इन 60 डेज, जब अपने को सीआईटी अपील का ऑर्डर मिला या डीआरपी का मिला या 263 अभी पढ़ेंगे। वहां पे फॉर्म 35 था, यहाँ फॉर्म 36 है, वहां डुप्लीकेट था, यहाँ ट्रिप्लीकेट है, वहां 1 साल के अंदर जजमेंट था, यहाँ 4 साल के अंदर जजमेंट है। एडवाइजरी है यहाँ पे भी। कितने लोग सुनेंगे, 2, बट अगर 50 लाख से कम है तो कितना सुनेगा, 1। डिफरेंस हुआ तो मेजोरिटी, ठीक है। वहां पे भी टाई हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ आईटैट। ओके, रिकॉल कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर 154 में नहीं, उनका अपना सेक्शन है उसमें करेंगे। दिस इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। स्टे ऑफ डिमांड मिलेगा, हाँ 20% जमा कर दो, 180 दिन के लिए स्टे ऑफ डिमांड मिलेगा। एक्सटेंड हो जाएगा क्या, हाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन फाइल करेगा, अपोजिट पार्टी फाइल करेगी फॉर्म 36A में 30 दिन के अंदर, कोई फीस नहीं है और फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। रिपीटेटिव और पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, वही एक एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, एक डिपार्टमेंट। एसएससी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों है, और डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली सुप्रीम कोर्ट इज कवर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू रिवीजन। कौन सा रिवीजन, रिवीजन अपील एंड रिवीजन वाला रिवीजन आ जाओ। रिवीजन 2 सेक्शन में होता है, 263 एक 264। 263 डिपार्टमेंट को फेवर करता है, 264 एसएससी को फेवर करता है। ओके, एक ऑर्डर आया असेसिंग ऑफिसर का, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सीआईटी या पीसीआईटी चेक करते हैं उस ऑर्डर को। एक ऑर्डर आएगा असेसिंग ऑफिसर का, फिर सीआईटी पीसीआईटी कौन है याद करो, उनके बॉसेस होते हैं हायर में,
हायरार्की में सबसे टॉप में होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे यार ऑर्डर का। वो लोग कब चाय पीने आने का काम थोड़ी है, वो लोग चेक करेंगे कि जो ऑर्डर पास हुआ है का वो सही है या गलत है, चेकिंग करेंगे। चेकिंग के दौरान अगर उनको पता चला कि प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, जो ऑर्डर है दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो 263 को अप्लाई करेंगे, 263 को अप्लाई करेंगे और सीआईटी या पीसीआईटी विल रिवाइज दैट ऑर्डर, विल रिवाइज दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। दो चीज होगा, एसएससी एक्सेप्ट या एसएससी रिजेक्ट। अगर एसएससी एक्सेप्ट करता है तो पे करेगा, असेसमेंट खत्म, पे कर दिया जो भी आया, असेसमेंट खत्म। रिजेक्ट करेगा तो अपील किसको करेंगे, ध्यान दो, देखो आई टैट को अपील किया हुआ है, ठीक है, आई टैट को अपील किया हुआ है, आई टैट को अपील किया हुआ है। चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहां से एक यहाँ पे ऐसे बना दो तो क्रॉस लिंक रहेगा, रिवीजन के टाइम में हेल्प करेगा। क्या किया मैंने, अपील टू आई टैट, तो आई टैट के पास जाके जोड़ दिया उसको, ठीक है। तो अपने क्या कर रहे हैं, रिवीजन। देखो रिवीजन दो सेक्शन में था, 263 264। 263 इज फॉर डिपार्टमेंट, 264 इज फॉर एसएससी। डिपार्टमेंट में क्या होगा, पहले तो एक ऑर्डर आता है एओ का, ठीक। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एओ लिखा है, इंटीमेशन लिखा है क्या, नहीं, यानी ये किसके लिए हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के लिए। इंटीमेशन के लिए रिवीजन हो सकता है क्या, नहीं। एक ऑर्डर आया एओ का, सीआईटी पीसीआईटी उस ऑर्डर को चेकिंग करेंगे, चेक करने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि दिस इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सो व्हाट दे विल डू, दे विल अप्लाई 263 एंड सीआईटी एंड पीसीआईटी विल रिवाइज दैट ऑर्डर। या तो एसएससी को पसंद आया या तो नहीं पसंद आया, पसंद आया तो पे करो, घर चले जाओ, नहीं पसंद आया तो आई टैट के पास जाओगे। किसके पास जाओगे, आई टैट के पास। सो दिस इज इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसमें ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर 263 में फाइल खुलेगा तो कभी भी उसमें मतलब तुम्हारा ये नहीं होगा, मतलब एसएससी के फेवर में नहीं होगा वो, कभी भी 263 में कभी भी एसएससी के फेवर में नहीं पास ऑन कर सकते। उसमें या तो डिमांड बढ़ाएंगे या तो रिफंड घटाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगा। इट्स लाइक जनरल चेकिंग। जनरल चेकिंग नहीं होता है क्या, जैसे तुम लोग कोई काम, जैसे आर्टिकल तुम लोग कोई काम करते हो, फिर तुम्हारा सीनियर चेक करता है, फिर तुम्हारा जब सीनियर चेक करता है फिर तुम्हारा मैनेजर बॉस चेक करता है, फिर बॉस चेक करता है तो फिर डांट लगाता है, वही वाला चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि ये वाला डिडक्शन नहीं लिया, वो वाला डिडक्शन नहीं लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अरे ये कैसे हो गया। फिर तुमने भी देखा, अरे हाँ ये कैसे हो गया, फिक्स्ड एसेट मैंने लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ओ नो मैंने प्रिंटर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, प्रिंटर तो दिखाया ही नहीं बैलेंस शीट में, ऐसा होता है ना। हाँ, तो यही सब चीज पकड़ा जाता है। पांडे जी से नहीं होता, पांडे जी इज वेरी इंटेलिजेंट। चलो अब सेक्शन पढ़ लेते हैं। कौन करेगा, इसीलिए हायरार्की पढ़ना जरूरी है। पीसीआईटी सीआईटी, याद है हायरार्की में कहा है, सबसे ऊपर, ठीक है। अच्छा, इनके भी ऊपर कोई है क्या, सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और उसका प्रिंसिपल। सीआईटी पीसीसीआईटी कॉल कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन विच ऑर्डर हैज बीन पास। देखो कीवर्ड देखो, ऑर्डर, यानी इंटीमेशन के लिए 263 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें साफ साफ ऑर्डर लिखा है, पास्ड बाय एओ, ठीक है। कोई भी एओ ऑर्डर पास करेगा उसके लिए, तो एओ कौन सा ऑर्डर पास करता है, 143(1), 144, 147। दो चीजें होंगी, या एररनेस एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, दोनों होना चाहिए। देखो ध्यान दो, अगर एरर है तो रेक्टिफिकेशन अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन नाम से तुम लोग को समझ में आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, तो वो रेक्टिफाई में चले जाएगा 154 में। अगर प्री जुडिशियल है तो 147 में चले जाओ, याद करो 147 इज प्री जुडिशियल, याद है। अगर एररनेस एंड प्रीजुडिशियल दोनों साथ में हो जाता है तो फिर 263 में आ जाओ और पास कर देगा रिविजनल ऑर्डर। रिविजनल ऑर्डर में वो क्या कर सकता है, या तो इनहेंस, या तो मॉडिफाई, या तो सेट असेट। अच्छा ये देखो, सेट असाइड एंड डायरेक्ट फ्रेश असेसमेंट कौन है, ये सीआईटी अपील पीसीआईटी, सॉरी सीआईटी पीसीआईटी कौन है, एओ का बॉस है, तो बॉस डायरेक्ट कर सकता है फ्रेश अपील के लिए। हाँ, इसीलिए 263 में लिखा हुआ है कि वो सेट असाइड करेगा, बोले हट क्या क्या हटा इसको, वापस से कर, वापस से करने के लिए बोल सकता है। इनहेंस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बट कैन नॉट रिड्यूस,
इसीलिए दिस इज इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, दिस इज नेवर इन फेवर ऑफ एसएससी। तो अगर मान लो तुम्हारा केस खुलेगा तो तुम 263 में जाओगे क्या कभी भी खुद से होके? नहीं, कभी भी खुद से होके मत चले जाना गलती से। ओओबीएच मिलेगा क्या? हाँ, ओओबीएच ऑब्वियसली मिलेगा। रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय सीआईटी, जो आज अवेलेबल है। इस लाइन का मतलब पता है क्या होता है? कि वो क्या क्या चेक कर सकता है। वो असेसमेंट के टाइम जो था वो तो चेक कर ही सकता है, जो आज प्रेजेंट है वो उस चीज को भी कंसीडर कर सकता है, उसको भी चेक कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। मान लो कि डेटर का बैलेंस तब अवेलेबल नहीं था, पर डेटर का बैलेंस अभी अवेलेबल है, तो वो अभी उसको देख सकता है उस असेसमेंट ईयर का। अब कुछ कुछ चीजें हैं जिनको बोला जाएगा डीम्ड एरनियस, ठीक है। हमेशा मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड एरनियस है। कब कब? ऑर्डर इज पास विदाउट मेकिंग इंक्वायरी वेरिफिकेशन विच शुड हैव बीन मेड। अच्छा, ये सेक्शन पढ़ के तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अपने ही बंदों को पकड़ रहा है जो कैसे ऑर्डर पास किए, समझ गए? जो वैसे ऑर्डर पास किए हैं उनको पकड़ रहा है, ठीक है। Order is passed without making inquiry verification which should have been made. Order is passed allowing any relief without inquiring into the claim. कोई रिलीफ है वो दे दिया, इंक्वायर किया ही नहीं उस क्लेम के बारे में, सीधा रिलीफ प्रोवाइड कर दिया। जैसे रिलीफ अंडर 90, DTAA चेक ही नहीं किया, 90 दे दिया। अच्छा, 90 DTAA में मिलता है कि DTAA नहीं होता तब मिलता है? बोलो बोलो। DTAA जब एग्जिस्ट करता है तब सेक्शन 90 मिलता है, जब DTAA एग्जिस्ट नहीं करता है तो 91 मिलता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आओ इधर। Order has been made in accordance with any order, direction or instruction issued by CBDT 119। 119 में CBDT क्या कर सकता है? सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर पास कर सकता है, बट इट कैन नॉट मेक टू टाइप ऑफ ऑर्डर। कौन सा? हाउ टू मेक एन असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, और टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट, और टू इंटरफेयर इन द मैटर रिलेटेड टू सीआईटी अपील। क्या कर रहे हैं? रिवीजन करवा रहा हूँ 119 का, और क्या? ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर एओ ने पास कर दिया, 119 को कंप्लाई नहीं किया है, कोई सर्कुलर था, कोई डायरेक्शन था, उसको कंप्लाई बिना किए पास ऑन कर दिया, तो वो डीम एरनियस माना जाएगा, वो हमेशा एरनियस ही माना जाएगा। The order has been passed in accordance with any decision which is prejudicial to SSC rendered by the jurisdictional high court or supreme court in case of SSC or any other person, not been passed prejudicial to the SSC, यानी एसएससी की फेवर में तुमने पास ऑन कर दिया, और वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन था या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो डिपार्टमेंट के फेवर में था, और तुमने उसको ओवरलुक किया और तुमने एसएससी के फेवर में पास कर दिया, तो वो डीम्ड एरर माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का डिसीजन वाज इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, यू हैव नॉट यूज्ड दैट एंड यू हैव पास्ड इन फेवर ऑफ एसएससी, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज डीम एररनेस। तो ये चार केस में डीम एररनेस है। बिना इंक्वायरी वेरिफिकेशन के तुमने पास ऑन कर दिया ऑर्डर, या तुमने कोई रिलीफ का इंक्वायरी नहीं किया और रिलीफ प्रोवाइड कर दी, तुमने 119 को कंप्लाई नहीं किया, तुमने एक ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट का था, जो डिपार्टमेंट के फेवर का था, उसको तुमने कंसीडर नहीं किया, तुमने एसएससी के फेवर में पास कर दिया अपना ऑर्डर, तो इस सिनेरियो में डीम्ड एररनियस होगा। और अगर डीम्ड एररनियस होगा तो क्या 263 में आ सकता है वो? हाँ जी, वो 263 में आ सकता है। Under 263 only the order of AO can be revised। इसका मतलब होता है intimation cannot be revised, intimation dim intimation cannot be revised under 263। टाइम लिमिट क्या है? 2 years from the end of the financial year in order is sought to be revised by AO। यानी AO का एक ऑर्डर आया, उसको चेक कब तक कर सकता है? उसको चेक कर सकता है 2 साल के अंदर तक, उसका बॉस चेक करेगा और देखेगा, अगर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो वो 263 में पास ऑन कर देगा। एसएससी कैन प्रेफर टू आईटेट, आईटेट के पास अपील कर सकता है। अब आ जाओ 264 में। सी 263 इज फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंट, 264 इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएससी। यहाँ पे भी तुमको सीआईटी या पीसीआईटी के पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओन मोशन से भी किया जा सकता है, ठीक है, पर ओन मोशन में वो लोग यहाँ करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्डर पास होगा वो एसएससी के फेवर में ही होना चाहिए, तो ओन मोशन ऑब्वियसली वो नहीं एग्जीक्यूट करेंगे कभी भी। तो ओन मोशन या एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी
कॉल करेंगे फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। ध्यान दो क्या वर्ड लिखा है इधर, पढ़ो क्या लिखा है, अदर देन 263, यानी एक रिवीजन ऑर्डर जो 263 में आया है उसके लिए तुम 264 कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा है ना साफ साफ अदर देन 263। तो जो 263 में ऑर्डर आया उसके लिए तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, आई टैट के पास जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई टैट के पास जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। Order which is prejudicial to the interest of the SSC cannot be passed, cannot be passed। अच्छा, 263 कौन करता है, CIT PCIT। 264 कौन करता है, CIT PCIT करता है, दोनों ही करते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे कोई भी ऑर्डर अपने पास नहीं करेंगे विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी, यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ एसएससी के फेवर वाला ही ऑर्डर पास करते हैं। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर लगता है, अभी थोड़ी देर में समझते हैं क्या है। अब देखो, अगर तुमने 264 में अप्लाई कर दिया, अगर तुमने 264 में अप्लाई कर दिया तो तुम कहीं पे भी अपील नहीं कर पाओगे, कहीं पे भी अपील नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपील नहीं जाएगा तुम्हारा, तुमको रिट पिटीशन लगाना पड़ेगा हाई कोर्ट, या स्पेशल लीव पिटीशन लगाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारा पिटीशन के थ्रू जाएगा। तुम 264 में तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम्हारा 30 दिन का सीआईटी अपील का टाइम एक्सपायर हो जाएगा, और या तो तुमने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया अपील करने का इन राइटिंग, तुम लिख के दे दिए कि हम सीआईटी अपील को अपील नहीं करेंगे, हम 264 में जाएंगे, ऐसे लिख के दे दो, साइन कर दो, टैटू बनवा लो, तभी तुम 264 में आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ पाओगे। अब देख लेते टाइम लिमिट क्या है। अगर ओन मोशन है तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। इन केस ऑफ सुमोटो रिवीजन, अगर खुद से होके सीआईटी रिवाइज करना चाहता है 264 में तो वो 1 ईयर के अंदर करेगा। और अगर तुमको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो तुम कब तक करोगे, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज, मतलब 1 साल के अंदर तुमको अप्लाई भी करना है और 1 साल के अंदर उनका डिसीजन भी आ जाएगा। 1 साल के अंदर अप्लाई कर देना, 1 साल के अंदर उनका डिसीजन भी आ जाएगा। ओके, चलो अब ध्यान देंगे एक एक चीज पे। अब तुम लोग को ये बेसिक वाला चार्ट समझ में आएगा। बेसिक लास्ट में कर रहे हैं, हाँ जी बेसिक लास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझता। चलो एक एक करके बोलना, समझ में आया। इंटीमेशन के लिए अपील कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रिवीजन नहीं कर सकते। सही है क्या गलत, राइट? अभी पढ़ा था कि इंटीमेशन के लिए रिवीजन नहीं होता, अपील होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। पढ़े नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ, मान लो होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट के पास क्या क्या रेमेडी है, 147 में कर सकता है, 154, 263 कर सकता है। सही लिखा है कि गलत? 154 इज रेक्टिफिकेशन, अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर। कर सकता है, सही है गलत है? एसएससी के पास क्या रेमेडी है, सीआईटी अपील के पास जा सकता है, रेक्टिफिकेशन कर सकता है, 264 में रिवीजन कर सकता है। सही है। एक और पॉइंट है, जब डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा ना तो फिर ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चला जाएगा। टैक्स इफेक्ट है, यानी इतना का टैक्स होगा तो ही आना, वरना मत आना। क्या होगा, अगर आईटैट में अपील करना है तो कम से कम 50 लाख का केस होना चाहिए, तो टैक्स अमाउंट उस केस का है वो 50 लाख होना चाहिए, तभी आईटैट के पास आना। हाई कोर्ट में अपील करना है तो 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में करना है तो 2 करोड़, 2 करोड़ होंगे तो ही करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। लेकिन 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 सिर्फ ये अमाउंट बेसिस नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई केस है जिसका 2 करोड़ तो एक्सीड कर रहा है बट वो फिट नहीं है, तो किस पे डिसाइड करेंगे, डिसाइड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। वो केस का मेरिट है कि नहीं, उसमें फाइल करना चाहिए कि नहीं, अपने लिए फायदेमंद होगा कि नहीं, ये सब कुछ डिसाइड करके फिर अपील करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिट क्रॉस हो रही है तो तुम फाइल कर दोगे, नहीं नहीं, वेट करो, देखो, अगर मेरिट्स देखो उसका, अगर लगता है करना है तो करो, अदरवाइज नहीं करना है। बट सीबीडीटी का एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन यही ले ले रहा हूँ। वो बोलते हैं कि ये मॉनेटरी लिमिट विल नॉट अप्लाई फॉर बोगस एलटीसीजी थ्रू पेनी स्टॉक्स, यानी पेनी स्टॉक के थ्रू अगर तुमने कोई कैपिटल गेन वगैरह बोगस कमाया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो फिर ये मॉनेटरी लिमिट नहीं लगेगी, तब 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख जितना भी होगा वो फाइल कर सकते हैं अपील, अगर उनको लगा। अगर कोई अपील फाइल नहीं हुई है अबव लिमिट की वजह से, अगर कोई अपील फाइल नहीं हुई है तो याद रखना
सेम एसएससी को अनदर ईयर पकड़ सकते हैं क्या? हाँ पकड़ सकते हैं। अगर अपील फाइल नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिपार्टमेंट एग्री कर गया तुम्हारी बातों से। डिपार्टमेंट एग्री नहीं किया है तुम्हारी बातों से। बोगस मतलब फेक होता है, फेक एलटीसीजी एसटीसीजी जनरेट करते हैं पेनी स्टॉक के थ्रू। नॉर्मल होता है, ये स्टॉक मार्केट में बहुत लोग करते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो फिर मॉनेटरी लिमिट नहीं लगेगा। अगर अपने कोई भी अपील, अगर डिपार्टमेंट कोई भी अपील नहीं फाइल किया मान लो किसी भी कारणवश, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर सेम एसएससी अनदर ईयर आता है तो वो चाहे तो केस खोल सकता है, अपील कर सकता है। डिफरेंट एसएससी ऑन सेम मैटर है तो भी केस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मॉनेटरी लिमिट। बताएंगे बताएंगे, वो भी पार्ट नहीं, अभी इधर फोकस करो पहले। इधर आओ, अपील रिवीजन अपील रिवीजन। ठीक है, चलो सब कोई आ जाओ पेज नंबर 168 में। चलो ये अलग कर लेते हैं एक पैराग्राफ, उसके बाद लेते हैं एक साथ। सब आ जाओ पेज नंबर 168 में, रेक्टिफिकेशन सेक्शन नंबर 154। रेक्टिफिकेशन अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा क्या है। आईटी अथॉरिटी यानी सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी ही, जो 116 में अपने पढ़े, बस वही रेक्टिफाई कर सकता है अपना मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। किस किस चीज का रेक्टिफिकेशन हो सकता है? सेम वही ऑर्डर का 143(1), 200A, 206CB, 200A, 206CB, 143(1 एंड एनी ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी ऑर्डर पास किया उन सब का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। बट रेक्टिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उस बेसिस पे होगा। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो गया, असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन चेंज हो गया, सिर्फ इसके बेसिस पे वो नहीं रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगा तो ही रेक्टिफाई करेगा। मान लो, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे दो आंसर है आईसीआई के। ठीक है, एक ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या उसको हम लोग मान सकते हैं क्या मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? मैंने एक ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में डिमांड था 4 लाख। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तो विद इन टाइम लिमिट आ गया ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, और उसको जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, डिमांड इंक्रीज कर दिया 5 लाख, क्योंकि दैट वाज इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो अपने क्या इस चीज को यूज कर सकते हैं फॉर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? तो दो केस लॉ, एक सौराष्ट्र कक्षा का है केस लॉ, और एक है उसका नाम याद नहीं, ठीक है, उसका केस लॉ है। तो ये दोनों केस लॉ में एक में बोलता है यस, एक में बोलता है नो। अपने को क्या करना है? आईसीआई अभी रिसेंटली सिर्फ यस में ही आंसर दे रहा है, तो अपने को यस ही लेना है। यानी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। If Supreme Court gives judgment, then it can be used to make rectification under section 154। लेकिन किसका? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं। हाई कोर्ट का क्यों नहीं? क्योंकि हाई कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होता है। इसीलिए मैटर्स पेंडिंग इन अपील कैन नॉट बी रेक्टिफाइड अंडर दिस सेक्शन, इसको बोलते हैं पार्शियल मर्जर। क्या होता है समझेगा थोड़ी देर में। आईटैट, अच्छा आईटैट इनकम टैक्स अथॉरिटी है क्या? नहीं। सो कैन इट रेक्टिफाई अंडर 154? नो, इट कैन नॉट रेक्टिफाई अंडर 154, बट इट कैन रेक्टिफाई अंडर इट्स ओन सेक्शन, जिसका नंबर है 254। इसका नंबर है 254। 100 एड ऑन कर लेना है, क्या 154 की जगह 254। रेक्टिफिकेशन मेड बाय एसएससी पासिंग रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, ऐसे ही नहीं करेगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर करेगा। इनहेंस कर सकता है लाइबिलिटी को, ओओबीएच देगा। अगर इनहेंस हो रहा है लाइबिलिटी तो ओओबीएच देना पड़ेगा, ओओबीएच देना पड़ेगा एसएससी को। टाइम लिमिट कितना है? 4 years विल बी कैलकुलेटेड। अच्छा टाइम लिमिट तो नीचे प्रिंट हो गया, ये रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट है। ठीक है, बाई इनकम टैक्स अथॉरिटी सुओ मोटो, अगर खुद से होकर रेक्टिफाई कर रहा है, खुद से होकर रेक्टिफाई कर रहा है, तो 4 साल के अंदर करेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच order to be amendment was passed। ठीक है, ऑर्डर 4 साल के अंदर करेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास्ड। अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम कब तक कर सकते हो? 4 साल के अंदर तुम भी अप्लाई कर सकते हो, एसएससी भी 4 साल के अंदर अप्लाई कर सकता है। बट उस सिनेरियो में 6 महीने के अंदर तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर
आ जाएगा, 6 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आ जाएगा। यानी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 4 साल के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आ जा रहा है। नीचे वाले एसएससी वाले केस में 4 साल के अंदर फाइल हो रहा है, उसके 6 महीना के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आ रहा है। यानी मान लो अगर 4 ईयर के ठीक एक दिन पहले, खत्म होने के ठीक एक दिन पहले फाइल कर दिया, तो वहां से और 6 महीना एक्सटेंड हो जाएगा, 6 महीना के अंदर आएगा ऑर्डर, ऐसा लिखा है इसमें। समझे? फर्स्ट वाले केस में जब डिपार्टमेंट सुओ मोटो करेगा तो 4 साल के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। जब एसएससी फाइल करेगा तो 4 साल के अंदर वो फाइल करेगा, उसके 6 महीने के अंदर ऑर्डर आएगा। काफी सिंपल है। हाँ, 154 की है ये टाइम लिमिट, नीचे आ गई है गलती से। तो 154 रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन आईटी अथॉरिटी करती है, which is mistake apparent from record। 143(3), 144, 147, 143(1), 200A, 206 CB के लिए, ठीक है। mere change in opinion cannot be base of rectification। कोई डिसीजन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, दैट कैन बी द बेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, बट हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, याद रखना। कोई मैटर अगर पेंडिंग है इन अपील तो वो कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। यहाँ पार्शियल मर्जर लगता है। पार्शियल मर्जर क्या होता है अभी पढ़ेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का केस है, काफी मस्त केस है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आईटेट इज नॉट आईटीए, ये अपने को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। वो 154 में नहीं करेगा, वो 254 में करेगा। लर्न कर सकते हो, लर्न कर लो, 254 में करेगा वो, ठीक है। कैसे करेंगे? एक ऑर्डर पास करेंगे 154 में जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो ओ BH दे देना, ठीक है। अब एक केस देखो क्या हुआ है। यहां ऑर्डर आया था, ठीक है, 4 इयर्स के अंदर ही उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। 4 इयर्स के अंदर ही उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। अब मुझको वापस से रेक्टिफाई करना है। कैन एन ऑर्डर ऑलरेडी रेक्टिफाइड बी रेक्टिफाइड? यस इट कैन बी, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, कोई भी ऑर्डर जो इस एक्ट में पास किया गया है। तो 154 भी इसी एक्ट में पास करते हैं तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बट 4 साल तो लैप्स हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो लॉ बोलता है कि फ्रेश 4 इयर्स मिलेगा। जहां से वो रेक्टिफिकेशन किए हो वहां से वापस से 4 साल तुमको मिल जाएगा, ओरिजिनल से नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर से 4 साल। तो वहां पे तुमको एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा। मींस फ्रेश टाइम लिमिट ऑफ 4 ईयर विल अराइज, फ्रेश टाइम लिमिट ऑफ 4 ईयर विल अराइज। ओके, अब देखते हैं मर्जर 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 क्या कर रहे हैं ये लोग। अब मर्जर देख लेते हैं क्या होता है। सिंपल है काफी। पहले पार्शियल मर्जर देखते हैं, ठीक है। मान लो 1 2 3 हम 3 मैटर के लिए गए हैं डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। वहां अपने हार गए तो वहां से अपने चले गए हाई कोर्ट के पास। जब अपने हाई कोर्ट के पास गए हैं तो अपने मैटर 1 मैटर 2 सिर्फ 2 मैटर ही रेज किया, तीसरा मैटर रेज नहीं किया, क्योंकि तीसरा मैटर मेरे को लगता है सही है डिपार्टमेंट, मैं उतना पे करने को रेडी हूं। मेरे को सिर्फ 2 मैटर में प्रॉब्लम है, 2 ग्राउंड्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा ग्राउंड में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते हैं कि ये जो थर्ड ग्राउंड है जिसके लिए तुमको दिक्कत नहीं है, इसका तुम 154 भी कर सकते हो और इसका तुम 263 भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं पार्शियल मर्जर। नेक्स्ट क्या होता है, मान लो 1 2 3 3 मैटर है, हम हाई कोर्ट के पास गए, हम हाई कोर्ट के पास गए हुए और हम सिर्फ मैटर 1 के लिए गए, ठीक है, सिर्फ मैटर 1 के लिए गए। तो मैटर 2 3 का 154 हो सकता है, 263 हो सकता है, लेकिन 264 में टोटल मर्जर लगता है और 264 बोलता है कि मैटर 2 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल मर्जर और उसको बोलते हैं पार्शियल मर्जर। हाई कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है, 3 मैटर था, मैंने सिर्फ 2 मैटर ही रेस किया हाई कोर्ट में, तीसरा मैटर आई एग्री, बोला ठीक है सही है। तो जो मैटर रेस नहीं किया उसका 154 हो सकता है, 263 हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, रिवीजन 263 डिपार्टमेंट वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल मर्जर। पार्शियली मर्ज कर रहे हैं, देखो सिर्फ इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं, ये वाला मर्ज कर रहे हैं। मतलब देखो इसको सिर्फ नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं, पार्शियली कंसीडर कर रहे हैं, तो पार्शियल मर्जर। एक केस है मेरा 1 2 3, हम सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए गए हाई कोर्ट के पास, 2 और 3 के लिए नहीं गए, ठीक है। तो 2 और 3 का 154 हो सकता है क्या? हाँ। 263 हो सकता है क्या? हाँ।
264 हो सकता है क्या? नहीं, 264 नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है अगर हाई कोर्ट में एक मैटर के लिए भी चले गए तो रिमेनिंग जो मैटर्स है उसके लिए 264 तुम नहीं कर सकते हो। यानी दिस इज कॉल्ड टोटल मर्जर, दिस इज कॉल्ड टोटल मर्जर। यही लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना, सेम पॉइंट है, कुछ अलग नहीं लिखा है। इसको देखने के लिए एक बार यहां से देखो, अब समझ में आएगा तुमको। नो रिविजन, ये अपने कौन सा कर रहे हैं? ये अपने कर रहे हैं 264 जो एसएससी को फेवर करता है। नो रिविजन कैन बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर if order is subject matter of appeal, if order is subject matter of appeal, then किसी भी मैटर के लिए 264 नहीं हो सकता है। देखो 254 में क्या लाइन लिखी हुई है? मैटर पेंडिंग इन अपील, सिर्फ मैटर दैट इज पेंडिंग इन अपील वो कैन नॉट बी रेक्टिफाइड अंडर दिस सेक्शन। यानी अदर मैटर्स कैन बी रेक्टिफाइड, ओनली मैटर विच इज पेंडिंग दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, अदर मैटर कैन बी रेक्टिफाइड। इसको बोलते हैं पार्शियल मर्जर। पार्शियल टोटल मर्जर में डिफरेंस क्लियर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब आता है ऑल्टरनेट टर्म्स में आता है हमेशा, तो ये याद रखना। डेफिनेशन क्या है वो यहाँ से लर्न कर लें। ये रही डेफिनेशन वगैरह, एग्जाम में कैसे लिखना है वो ऐसे लिखना, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने बता दिया। ये टाइम लिमिट्स है, जो जो अपने पढ़े ये सबका समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना एक बार, और इस टाइम लिमिट को और एक्सटेंड कर लेना अपने हिसाब से। ऊपर जो जो तुमको लगता है नहीं इंक्लूडेड है यहाँ पे वो इंक्लूड कर लेना। लास्ट डे में रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब तुम लोग एग्जाम हॉल में घुसने वाले होगे तो ये वाले ही पॉइंट है जो तुमको रिवाइज करके अंदर घुसना है, क्योंकि डेट्स काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, तो एक बार रिवाइज करके अंदर जाओगे तो काफी सही रहेगा। सो दैट्स इट, यहाँ खत्म होता है अपना पूरा असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग आईटी अथॉरिटी, अपील, रिवीजन एंड असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर कल करेंगे पूरे चैप्टर का एक साथ, तो तुम लोग पूरा रिवाइज करके आना, पूरा रिवाइज करके आना, ताकि एक साथ रिवीजन ले सके अपने। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।